स्वागत है आपका माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में। एक ऐसी जगह जहां हम जिंदगी बदलने वाले ख्यालों को एक सुकून भरी कहानी का रूप देते हैं। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए इस सफर पर। यह कहानी कबीर की है। कबीर एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है जिसके सपने आसमान से भी ऊंचे हैं। उसके हॉस्टल के कमरे की डेस्क पर फ्लाइट व्हीकल डिजाइन का लंबा चौड़ा सिलेबस बिखरा पड़ा है और लैपटॉप की स्क्रीन पर सेस्ना 172 का एक्सप्लेन साइमुलेटर अभी भी पॉज्ड है। पर आज उसकी आंखों में आसमान में उड़ने की चमक नहीं, बल्कि एक अजीब सी थकान और गहरा फ्रस्ट्रेशन है। उसने गेट 2026 के एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही शानदार और फ्लॉलेस प्लान बनाया था। उसने खुद से वादा किया था कि अगले महीने की पहली तारीख से, जब नया महीना और मंडे एक साथ शुरू होंगे, वो अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। हम सब हमेशा यही करते हैं ना। हम उस परफेक्ट वक्त का इंतजार करते हैं जब हमें लगता है कि सितारे हमारे फेवर में होंगे और हम अचानक से एक सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। कबीर ने भी बिल्कुल वही किया। उसने डिसाइड किया था कि वो अपनी पढ़ाई, NPTEL कोर्सेज और अपनी सेहत सब कुछ एक साथ ठीक कर लेगा। उसने एक बहुत ही सख्त और अनफॉरगिविंग शेड्यूल शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, बिना रुके घंटों तक ड्रैग पोलर ग्राफ्स और एयरक्राफ्ट स्टेबिलिटी के कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस सॉल्व करना और फिर जिम जाना। शुरू के कुछ दिन सब बढ़िया चला। पहला दिन डायरी में सब कुछ टिक हो गया। दूसरा दिन फिर से टिक। उसने अपने दोस्तों अमित, रिया, कारण और स्नेहा के मार्क्स ट्रैक करने के लिए एक पावर बाय डैशबोर्ड भी बनाया था, ये सोचकर कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उसे लगातार आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। पर जैसे जैसे दिन बीते, वो अंदर से खोखला महसूस करने लगा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे लोग जल्दी से पतला होने के लिए एकदम सख्त डाइट शुरू करते हैं। वो सोचते हैं कि वो उन आम लूजर्स में से नहीं है जो 2 हफ्ते में हार मान ले। उनके अंदर तो एक अलग ही फाइटर वाली आग है। पर कुछ हफ्तों बाद जब उनकी विल पावर पूरी तरह थक जाती है और उनका वजन कम होना रुक जाता है, तो उस स्ट्रेस में वो सीधा किसी फास्ट फूड चेन में जाकर 2 लार्ज मील, एक कोल्ड ड्रिंक और एक मीठी कुकी ऑर्डर कर देते हैं। उन्हें उस थकान का दर्द इतना चुभता है कि वो सब कुछ छोड़कर वही वापस लौट आते हैं जहां से सफर शुरू किया था। कबीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक रात क्यूफॉर्म सॉफ्टवेयर का सिमुलेशन समझ नहीं आया, दिमाग घूम गया और उसने पढ़ाई छोड़कर 8 घंटे वेब सीरीज देख ली और ढेर सारा जंक फूड खा लिया। उसका वो बड़ा और कूल दिखने वाला गोल एक पल की कमजोरी और थकान में टूटकर बिखर गया। अगले दिन कैंपस के कैंटीन में कबीर चुपचाप बैठा अपनी ठंडी और कड़वी कॉफी को घूर रहा था। उसके चेहरे पर हार थी। तभी वहां जो आई। जो कैंपस की एक ऐसी विजिटिंग मेंटर थी जिन्हें लोग उनकी गहरी समझ, ठहराव और काम नेचर के लिए जानते थे। जो ने कबीर के चेहरे की परेशानी तुरंत पथली। उसने अपने लिए एक सिंपल सी बिना चीनी की चाय ऑर्डर की और कबीर के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। बिना किसी बड़ी प्रियम्बल के उसने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा कि आखिर कौन सी ऐसी उलझन है जिसने उसके कंधों को इतना झुका दिया है। कबीर ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल का सारा गुबार बाहर निकाल दिया। उसने बताया कि कैसे वो अपने ग्रैंड प्लान्स और टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहा है और खुद को एक फेलियर महसूस कर रहा है। जो ने बड़ी शांति से उसकी पूरी बात सुनी, बिना उसे बीच में टोके। उसने कहा कि जब हम इतने बड़े और ग्रैंडियोस टारगेट सेट करते हैं तो हम ये गलती कर बैठते हैं कि हमारी सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर हमेशा मोटिवेशन के तत्व होने के बाद भी हमारा साथ देगी। इंसान होने के नाते हम अपनी क्षमताओं का गलत अंदाजा लगा लेते हैं। हम ओवर कैलकुलेट कर लेते हैं और जब हमें उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमारी चाहत होती है कि हमें सब कुछ जल्दी मिले, इसलिए हम आसान शॉर्टकट्स और लाइफ हैक्स ढूंढते हैं जो लंबा नहीं चलते और हम वापस जीरो पर आ जाते हैं। जो ने चाय का एक सिप लिया और आगे समझाया। उसने बताया कि टारगेट्स और गोल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है
कि वो शुरू में सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं। जब तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ मास्टर कर लोगे और गेट टॉप करोगे, तो वो सपना देखना बहुत अच्छा लगता है। उसमें एक अलग ही नशा और खुशी होती है। पर सच्चाई यह है कि ये बड़े सपने तुम्हें किसी तरह की कंटिन्यूटी नहीं देते। एक छोटे बच्चे के बारे में सोचो, जब वो अपने पैरों पर चलना सीखता है, जब वो अपने पहले डगमगाते कदम रखता है, तो उसका मकसद कॉर्नर वाली दुकान तक पहुंचना नहीं होता। चलना बस धीरे धीरे उसकी एक आदत बन जाती है, जिसके लिए उसे हर सुबह खुद को कन्विंस नहीं करना पड़ता। हमें अपने दिमाग को ऐसी छोटी छोटी आदतों पर लगाना चाहिए, ना कि सिर्फ एक मैसिव एंड पॉइंट या गोल पर। क्योंकि जब हम सिर्फ मंजिल पर फोकस करते हैं, तो हमारा ध्यान प्रोसेस से हट जाता है और आदतें उन अनंत रास्तों की तरह होती हैं, जिनकी कोई डेडलाइन नहीं होती। आदतें हमारी जिंदगी का वैसे ही हिस्सा बन जाती है, जैसे सुबह उठकर अपने दांत साफ करना, जिसके बिना आपको दिन भर अजीब लगता रहेगा। कबीर बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसके अंदर उठ रहे सवाल अब थोड़े शांत होने लगे थे। उसने धीरे से पूछा कि क्या उसे बड़े सपने देखना बंद कर देना चाहिए। जो ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं। मंजिलों का नाम पेपर पर लिखो, क्योंकि वह तुम्हें दिशा देती है, पर उसके बाद अपना सारा फोकस उन आदतों को बनाने में लगाओ जो उस मंजिल तक पहुंचना इनेविटेबल और नेचुरल बना दे। उसने समझाया कि कुछ आदतें इतनी खास होती है कि वो अपने साथ और भी अच्छी चीजों को तुम्हारी जिंदगी में आसानी से खींच लाती है, जिन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है। जैसे अगर कोई रोज थोड़ा आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाकर वेट लिफ्ट करता है, तो उसकी बॉडी में बेनिफिशियल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म नेचुरली बढ़ता है, सेल एट्रोफी स्लो होती है और उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली ज्यादा अवेयर और फोकस्ड हो जाता है। उस एक छोटी सी एक्टिविटी से बाकी की जिंदगी, सेहत और पढ़ाई अपने आप बेहतर होने लगती है, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। जो ने उसे सलाह दी कि जिंदगी बदलने की शुरुआत बहुत छोटी करनी चाहिए। एक छोटा सा एक्शन, एक स्मैक्शन लो जो तुम्हें बस तुम्हारे डेली कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, और फिर उसे एक छोटे से इनाम, एक स्नैक्शन के साथ जोड़ो, जैसे वर्कआउट के बाद एक प्रोटीन शेक पीना। हम अक्सर अपने आप को साल भर का लंबा वक्त देते हैं, जैसे नए साल के बड़े रेजोल्यूशंस, पर वक्त का नियम यही कहता है कि हम जितना ज्यादा वक्त टास्क के लिए लेंगे, काम उतना ही फैल जाएगा और हम देर से शुरू करेंगे। इसलिए हमेशा छोटे 30 दिन के चैलेंजेस लेने चाहिए, ताकि जिंदगी में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनी रहे। एकदम से सीधी लाइन में प्रोग्रेस करने की उम्मीद मत करो, बल्कि छोटी छोटी एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस पर ध्यान दो, और जब एक आदत पक्की हो जाए, तभी उस एनर्जी को दूसरी दिशा में लगाओ। कबीर ने अपने कमरे में वापस आकर लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर वही सेस्ना फ्लाइट साइमुलेटर रुका हुआ था। एक फ्लाइट को उड़ने के लिए और हवा में टिका रहने के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी की लगातार जरूरत होती है। वो इक्वेशंस उसे बहुत अच्छे से आते थे, पर उसकी खुद की जिंदगी में वही प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी गायब थी। उसने हमेशा एक ऐसी जिंदगी की कल्पना की थी जहां वो बस एक सीधी लाइन में ऊपर उड़ता चला जाएगा, बिना किसी टर्ब्यूलेंस के। जो की बातों ने आज उसे एक साफ आईना दिखाया था। उसे समझ आ गया था कि जिस तरह एक ड्रोन या एयरक्राफ्ट बिना लगातार छोटे करेक्शंस के अपना रास्ता भटक जाता है, वैसे ही इंसान भी बिना छोटी और ठहरी हुई आदतों के अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। एक बड़ा सपना सिर्फ एक डायरेक्शन देता है, पर उस दिशा में आगे ले जाने वाला ईंधन वो छोटी चीजें हैं जो हम बिना ज्यादा सोचे, बिना रोए, हर रोज पूरे दिल से करते हैं। उसने अपनी डायरी खोली और उस लंबे चौड़े अनरियलिस्टिक शेड्यूल को धीरे से काट दिया। उसने बस एक लाइन लिखी, सिर्फ एक छोटा सा वादा जो वो बिना थके, बिना रुके आज रात पूरा करेगा। उसके अंदर अब एक नई किरण थी। उसने समझ लिया था कि आसमान छूने के लिए एक ही रात में लंबी छलांग नहीं, बल्कि जमीन पर मजबूत और लगातार बढ़ते छोटे कदम चाहिए। कुछ दिन बीत गए। कबीर ने अपनी उस डायरी में अब कोई लंबा चौड़ा टाइम टेबल नहीं बनाया था।
उसने बस एक छोटी सी आदत चुनी थी, रोज सुबह उठकर फ्लाइट मैकेनिक्स के सिर्फ 10 पन्ने पढ़ना। और वो इसे कर भी रहा था, लेकिन एक नई परेशानी ने उसे घेर लिया था। उसकी नीयत साफ थी, इरादे मजबूत थे, पर जैसे ही दोपहर के 2 बजते उसका शरीर हार मान लेता। वो लाइब्रेरी की डेस्क पर बैठा अपनी आंखें खुली रखने की जद्दोजहद कर रहा होता था। समय की कोई कमी नहीं थी, 24 घंटे अब भी उसके पास थे, लेकिन उन घंटों में काम करने की जो ऊर्जा चाहिए थी वो कहीं गायब थी। कबीर ने टाइम मैनेजमेंट पर कई वीडियोस देखे थे, अपने हर घंटे को शेड्यूल किया था, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर शरीर में जान ही ना हो तो उन शेड्यूल्ड घंटों का वो क्या करेगा। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम खुद को और ज्यादा पुश करेंगे, अपनी नींद कम करेंगे, तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। कबीर भी यही कर रहा था। एक दोपहर वो कैंपस की कैंटीन में बैठा एक बहुत बड़ी सी थाली में छोले भटूरे और साथ में एक बड़ी सी कोल्ड ड्रिंक तत्म कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद इस भारी भरकम खाने और मीठी ड्रिंक से उसे वो खोई हुई एनर्जी वापस मिल जाएगी। तभी जो वहां से गुजरी। कबीर की सूजी हुई आंखों और उसके सामने रखी खाली थाली को देखकर जो हल्की सी मुस्कुराई और उसके सामने बैठ गई। कबीर ने एक बड़ी सी जम्हाई ली और कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करे। दिन भर में उसे इतनी नींद क्यों आती है, खासकर दोपहर के वक्त। जो ने शांत स्वर में कहा कि हम सब समय को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि समय तो एक निश्चित गति से चलता ही रहेगा। असली चीज जो हमारे कंट्रोल में है और जो समय से भी ज्यादा लिमिटेड है, वो है हमारी एनर्जी। हम ये तो सोच लेते हैं कि हम 24 घंटे एक मशीन की तरह काम कर सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि हम हर वक्त अपनी 100% कैपेसिटी पर फंक्शन नहीं कर सकते, खास तौर पर तब जब हम अपने शरीर को सही ईंधन नहीं दे रहे होते। जो ने उसे एक बहुत ही मजेदार और सटीक उदाहरण दिया। उसने कहा कि जब हम सुबह नाश्ता नहीं करते या बहुत कम खाते हैं और फिर दोपहर में एक बहुत बड़ा हैवी लंच कर लेते हैं, तो हमारा शरीर उस खाने को हजम करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक एनाकोंडा ने किसी क्रोकोडाइल को निगल लिया हो और अब वो कई दिनों तक बस उसे हजम करने के लिए सुस्त पड़ा हो। कबीर को अपनी वो बड़ी सी छोले भटूरे की थाली याद आई और वो थोड़ा झेम गया। जो ने आगे समझाया कि शरीर के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी डाइजेशन में ही खर्च होती है। अगर हम गलत खाने का कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे स्टार्च और प्रोटीन को एक साथ खा ले, तो उन्हें हजम होने के लिए अलग अलग मीडियम चाहिए होते हैं। प्रोटीन को हजम होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए और स्टार्च को अल्कलाइन। जब दोनों मिलते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि पेट में फर्मेंटेशन होने लगता है, खाना सही से पचता नहीं है और शरीर भारी और थका हुआ महसूस करता है। कबीर को समझ आया कि वह जो एनर्जी बूस्ट के लिए शुगर और कैफीन ले रहा था, वो दरअसल उसकी एनर्जी को और ज्यादा तेजी से क्रैश कर रहे थे। ये बूस्ट बहुत शॉर्ट लिव होता है। जो ने उसे एक और गहरा सच बताया। उसने कहा कि हमें अपनी एनर्जी की फ्लक्चुएशन को समझना होगा। जैसे अगर कोई इंसान सुबह 7 बजे उठता है तो उसकी सबसे ज्यादा हाई एनर्जी सुबह 11 बजे तक होती है। इसे जो ने 7/11 का रूल कहा। इसका सीधा सा मतलब यह था कि कबीर को अपने सबसे मुश्किल काम, जैसे गेट के टफेस्ट न्यूमेरिकल्स या स्टेबिलिटी डेरिवेटिव्स की कैलकुलेशन, सुबह 11 बजे से पहले खत्म कर लेने चाहिए, ना कि उन्हें दोपहर के लिए टालना चाहिए जब उसकी एनर्जी नेचुरली लो होती है। कबीर ने हमेशा अपने काम को समय के हिसाब से बांटा था, पर आज उसे समझ आ रहा था कि उसे अपने काम को अपनी एनर्जी लेवल के हिसाब से शेड्यूल करना चाहिए। जो ने उसे एक छोटा सा टास्क दिया। उसने कहा कि वो एक हफ्ते तक हर घंटे अपनी एनर्जी लेवल को 1 से 10 के स्केल पर ट्रैक करे, ताकि उसे अपनी बॉडी का नेचुरल रिदम समझ आ सके। बिना किसी रूटीन को बदले बस ये ऑब्जर्व करे कि वो कब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है और कब उसे नींद आती है। कबीर एक एरोस्पेस स्टूडेंट था। वो रेजोनेंस, स्ट्रेस
और नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के बारे में सब जानता था। इंसान का शरीर भी कुछ ऐसा ही है। जो ने उसे समझाया कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग भी एक रिदम में काम करते हैं। हम लगभग 90 मिनट तक गहरी कंसंट्रेशन में रह सकते हैं और उसके बाद हमारे शरीर को आराम की जरूरत होती है। अगर हम उस 90 मिनट के बाद भी खुद को पुश करते रहते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद करने लगता है। हम साफ सोचना बंद कर देते हैं और हमारा शरीर सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन्स पर जिंदा रहने लगता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन वायोलिनिस्ट्स भी इसी रिदम को फॉलो करते हैं। 90 मिनट की कड़ी प्रैक्टिस और फिर 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक। ये सुनकर कबीर के दिमाग में जैसे एक बत्ती जल गई। वो हमेशा से 4-4 घंटे लगातार पढ़ने की कोशिश करता था और फिर जब वो फोकस नहीं कर पाता था तो खुद को कोसता था। उसे लगता था कि वो कमजोर है या उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता, पर अब उसे गहराई से महसूस हो रहा था कि वो कमजोर नहीं था। वो बस अपनी बॉडी के नेचुरल रिदम के खिलाफ जाकर काम कर रहा था। अगर वो 90 मिनट पूरी शिद्दत से एरोडायनामिक्स के नोट्स पढ़े और फिर 20 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले ले तो उसका दिमाग उस स्टिम्युलस को भुलाकर फिर से तरोताजा हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में कबीर ने अपने रूटीन में ये बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपने खाने पीने की आदतों को गौर से देखा। सफेद जहर जैसी चीजें जैसे रिफाइंड शुगर, नमक, मैदा और दूध उसने अपनी डाइट से कम कर दी। वो अब सुबह उठकर एक राजा की तरह अच्छा नाश्ता करता, दोपहर का खाना एक राजकुमार की तरह थोड़ा हल्का रखता और रात का खाना एक पचीर की तरह बिल्कुल सादा और कम खाता। उसने अपनी डायरी में हर घंटे अपनी एनर्जी को नोट करना शुरू किया और पाया कि सच में दोपहर 12 से 4 बजे के बीच उसका दिमाग सबसे ज्यादा थका हुआ होता था। उसने उस वक्त में भारी पढ़ाई करने के बजाय उस समय को क्रिएटिव थिंकिंग या हल्के कामों के लिए रख दिया। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। शुरू में उसे अपने इस नए रूटीन पर टिके रहने में मुश्किल हुई, पर उसे जो की बात याद थी कि किसी भी बदलाव को शरीर और दिमाग की आदत बनने में समय लगता है। कुछ स्टडीज के हिसाब से इसमें 21 दिन लग सकते हैं, तो कुछ के हिसाब से 254 दिन तक भी लग सकते हैं। ये इंसान पर निर्भर करता है। कबीर अब अपने शरीर से लड़ नहीं रहा था, बल्कि वो उसकी सुन रहा था। उसे समझ आ गया था कि प्रोडक्टिविटी का मतलब बिना थके मशीन की तरह काम करना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को समझदारी से इस्तेमाल करना है। अपनी एनर्जी को मैनेज करके हम अपनी जिंदगी के स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अब उसकी आफ्टरनून की नींद और वो थकावट धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अगर वो अपनी एनर्जी को बचाना और सही जगह लगाना सीख गया तो वो सिर्फ गेट ही नहीं, जिंदगी की कोई भी उड़ान बिना क्रैश हुए पूरी कर सकता है। दिन गुजरते गए और कबीर की एनर्जी अब पहले से काफी बेहतर रहने लगी थी। लेकिन इंसान का दिमाग भी बड़ी अजीब चीज है। जब एक परेशानी खत्म होती है तो वो दूसरी ढूंढने लगता है। कबीर ने अब खुद को एक नई दौड़ में शामिल कर लिया था, पर्सनल डेवलपमेंट की अंधी दौड़। उसने इंटरनेट पर हर वो पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दिया था जो उसे एक परफेक्ट इंसान बनने के हैक्स बताता था। वो रातों को जागकर मोटिवेशनल वीडियोस देखता, ये सोचकर कि शायद कोई एक ऐसा जादुई तरीका मिल जाए जिससे उसकी सारी कमियां एक झटके में खत्म हो जाए। उसे लगने लगा था कि उसके अंदर कुछ खराबी है जिसे फिक्स करना बहुत जरूरी है। वो अपने प्रोफेसर्स, खास तौर पर अपने फिजिक्स टीचर जिनकी वो बहुत इज्जत करता था, और सोसाइटी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को एक मशीन की तरह अपग्रेड करने में लगा था। उसने जो पावर बाय डैशबोर्ड बनाया था उसमें वो लगातार चेक करता रहता कि अमित और रिया उससे पढ़ाई में कितना आगे है। एक शाम लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठा कबीर एक महंगी सेल्फ हेल्प सेमिनार की टिकट बुक करने की सोच रहा था। उसे लग रहा था कि यह सेमिनार उसके अंदर की सारी कमियों को रातों रात दूर कर देगा। तभी जो वहां आ गई। कबीर ने उसे अपने मन की उलझन बताई और कहा कि वो अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदलना चाहता है ताकि सब उसकी रिस्पेक्ट करें।
और वह किसी से पीछे ना रहे। जो उसके बगल में बैठ गई और बहुत ही शांत स्वर में बोली कि आजकल हम सब इसी खुशफहमी में रहते हैं कि कोई किताब या सेमिनार चमत्कार की तरह हमारी जिंदगी बदल देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का असली मकसद उस मुकाम तक पहुंचना है जहां हमें इसकी और जरूरत ही ना पड़े। जैसे अगर तुम अपनी खुशी ढूंढना चाहते हो तो तुम्हारी आखिरी मंजिल वो होनी चाहिए जहां तुम्हें खुशी को और ढूंढना ना पड़े। जो ने कबीर की आंखों में देखते हुए कहा कि जब हम दूसरों को, चाहे वो हमारे बॉस हो, पेरेंट्स हो या फिर हमारे दोस्त, उन्हें खुश करने के लिए अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर रास्ते में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उस बदलाव के पीछे हमारी अपनी कोई गहरी वजह नहीं होती। वो बस दूसरों से प्यार या अप्रूवल पाने की एक कमजोर चाहत होती है। और जब हम उन दूसरों के थोपे हुए गोल्स को पूरा नहीं कर पाते तो हमें खुद से नफरत होने लगती है। हम खुद को लूजर समझने लगते हैं और फिर उस फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए कोई नई किताब या VIP पैकेज खरीद लेते हैं। ये एक ऐसा जाल है जो हमें ये यकीन दिलाता है कि हमारे अंदर बचपन से ही कोई बहुत बड़ी खराबी है और हमें हमेशा किसी बाहरी सहारे की जरूरत है। कबीर ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसके माथे पर लकीरें उभर आई। उसने धीरे से पूछा कि तो क्या खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना ही गलत है? जो हल्की सी हंसी और बोली कि खुद को बेहतर बनाना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इसकी वजह बिल्कुल सही और तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। और तुम्हें यह समझना होगा कि बदलाव रातों रात नहीं होता। ये एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। और बदलाव कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम कैलेंडर पर किसी एक तारीख पर लाल रंग से मार्क कर सको कि उस दिन तुम पूरी तरह एक नए इंसान बन जाओगे। कबीर अभी अपनी 20s में था और जो ने उसे याद दिलाया कि ये उम्र खुद को परफेक्शन के पिंजरे में कैद करने की नहीं है। उसने कबीर से कहा कि ये वक्त है रिस्क लेने का, बुरी तरह फेल होने का, नई चीजें आजमाने का, गलतियां करने का और फिर से उठ खड़े होने का। 20s का यही तो मजा है। तुम्हारे ऊपर अभी मॉर्गेजेस, बच्चों की जिम्मेदारी या अडल्टहुड का वो भारी बोझ नहीं है जो बाद में आता है। इस वक्त की गई बेवकूफियां, गलतियां और असफलताएं तुम्हें जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सिखाती है और तुम्हें एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाती है, ताकि आगे चलकर तुम एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान ना बनो जो सिर्फ रिग्रेट्स और अफसोस के साथ जीता है। कबीर ने एक गहरी सांस ली। उसे अपनी गेट की वो शुरुआती नाकामी याद आई जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। जो ने उसकी चुप्पी को समझते हुए एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि एक बार एक चाय के प्याले ने अपनी कहानी बताई जब वो सिर्फ एक लाल मिट्टी का ढेर था। उसके बनाने वाले ने उसे जोर जोर से पीटा, गूंथा, तो उस मिट्टी ने रोते हुए कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। पर बनाने वाले ने बड़ी शांति से बस इतना कहा कि अभी नहीं। फिर उस मिट्टी को एक पहिए पर रखकर तेजी से घुमाया गया। उसे चक्कर आने लगे। उसे लगा वो गिर जाएगा। उसने फिर रहम की भीख मांगी, पर जवाब वही था, अभी नहीं। फिर उसे भट्टी की तेज आग में डाल दिया गया, जहां उसे लगा कि वो जलकर राख हो जाएगा। पर बनाने वाले ने उसे बाहर निकाला और कहा, अभी नहीं। जब वो थोड़ा ठंडा हुआ तो उस पर रंग बिरंगे पेंट किए गए, जिनकी तेज बदबू से उसका दम घुटने लगा। और फिर से उसे उस भट्टी में डाल दिया गया, जो इस बार पहले से भी ज्यादा गर्म थी। प्याले को लगा कि अब वो टूटकर बिखर जाएगा। ये उसका आखिरी वक्त है और वो हार मानने ही वाला था। लेकिन जब उसे आखिरकार उस आग से बाहर निकाला गया और एक शीशे के सामने रखा गया, तो वो खुद को देखकर हैरान रह गया। वो एक बेहद खूबसूरत, नायाब और मजबूत प्याला बन चुका था। तब उसके बनाने वाले ने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हें नहीं कूटता तो तुम हमेशा सूखे ही रह जाते। अगर पहिए पर नहीं घुमाता तो तुम चूर चूर हो जाते। आग में नहीं तपाता तो तुम कभी मजबूत नहीं होते। और अगर पेंट की वो बदबूदार परत तुम पर नहीं चढ़ाता तो तुम्हारी जिंदगी में कभी वो चमक नहीं आती। जो ने कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा
कि जिंदगी में हम जो भी दर्द, दिल टूटना या असफलता झेलते हैं, वो उसी भट्टी की आग की तरह है जो हमें निखारती है। उस वक्त हमें लगता है कि ये हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दौर है, लेकिन सालों बाद मुड़कर देखने पर समझ आता है कि वही सबसे बेहतरीन वक्त था जिसने हमें गढ़ा। जो ने उसे एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी। उसने कबीर से कहा कि वो एक कागज और पेन ले और ये लिखे कि आज से 10 साल बाद वो खुद को कहाँ देखता है। उसे अपनी सारी इच्छाएं लिखनी चाहिए। कैसा घर चाहिए, बैंक अकाउंट में कितने पैसे चाहिए, कौन सी नई स्किल्स सीखनी है और कौन सी आदतें अपनानी है। लेकिन ये सब सिर्फ अपने लिए लिखना, किसी और को खुश करने या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। और फिर उस कागज को अपनी किसी सुरक्षित दराज में रख देना और हर साल उसी दिन उसे निकाल कर देखना कि वो अपनी उस तस्वीर के कितना करीब पहुंचा है। ये छोटी सी एक्सरसाइज हमें ये दिखाती है कि वक्त के साथ हम और हमारे सपने कितने बदल जाते हैं और जो परेशानियां आज हमें बहुत बड़ी लगती हैं, 10 साल के नजरिया से देखने पर वो बहुत छोटी और बेमानी लगने लगती है। जिंदगी में एक ऑप्टिमम और परफेक्ट स्टेट ढूंढना सिर्फ एक कल्पना है। असली बात यह है कि हम जिंदगी की उन अहम चीजों को बर्बाद ना करें जो सच में मायने रखती हैं, जैसे हमारी सेहत, हमारे करीबी रिश्ते और हमारी आर्थिक सुरक्षा। बाकी सब कुछ तो बस एक सफर है और हमें हर गोल को अचीव करने की जरूरत नहीं है। गोल्स सिर्फ हमें आगे बढ़ने की दिशा देते हैं। कबीर को अब समझ आ गया था कि उसे खुद को एक मशीन की तरह फिक्स नहीं करना है, बल्कि अपनी कमियों और असफलताओं के साथ एक इंसान की तरह लगातार आगे बढ़ते रहना है। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे और कबीर की जिंदगी में एक नया ठहराव आने लगा था। उसकी एनर्जी और फोकस दोनों बेहतर हो रहे थे। लेकिन एक सुबह जब उसने अपना लैपटॉप खोला तो स्क्रीन पर बने उस पावर बाय डैशबोर्ड को देखकर उसके सीने में एक अजीब सी चुभन हुई। ये वही डैशबोर्ड था जो उसने अपने दोस्तों अमित, रिया, कारण और स्नेहा के मार्क्स ट्रैक करने के लिए बनाया था। शुरुआत में उसे लगा था कि ये हेल्दी कंपटीशन है, पर असल में अनजाने में उसने अपने दोस्तों को सिर्फ आंकड़ों और एक स्कोर बोर्ड में बदल दिया था। पिछले ही दिन प्रोजेक्ट सबमिशन के दौरान उसकी रिया और अमित से एक बहुत तीखी बहस हो गई थी। बहस इतनी बढ़ गई कि कबीर ने गुस्से में आकर रिया को कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था और फिर बिना उनकी बात सुने वो लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। आज उसके कमरे में पसरा हुआ सन्नाटा उसे काट रहा था। इंसान जब अपनी पर्सनल ग्रोथ की धुन में अंधा हो जाता है तो अक्सर वो उन लोगों को पीछे छोड़ देता है जो असल में उसके सफर के हमसफर होते हैं। कबीर को लगने लगा था कि शायद अकेले आगे बढ़ना ही सफलता की निशानी है। शाम को कैंपस के शांत कोने में, जहां हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, कबीर चुपचाप बैठा था। तभी जो अपनी उसी चिरपरिचित मुस्कान और शांत आभा मंडल के साथ वहां आई। कबीर का उतरा हुआ चेहरा देखकर जो समझ गई कि इस बार लड़ाई किताबों या इक्वेशन से नहीं बल्कि जज्बातों से है। कबीर ने बिना नजरें मिलाए बताया कि कैसे उसने अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए उस डैशबोर्ड का सहारा लिया था और कैसे वो अपने दोस्तों से दूर होता जा रहा है। उसने कहा कि शायद रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उसे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। जो ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती को हाथ में उठाते हुए कहा कि इंसान की जिंदगी में मुख्य रूप से 5 तरह के रिश्ते होते हैं: रोमांटिक, फ्रेंडली, कैजुअल, फैमिली और प्रोफेशनल। हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें अपने ख्यालों और अनुभवों को बांटने के लिए दोस्तों की जरूरत हमेशा होती है। अच्छे दोस्त वो होते हैं जो हमें हमारे सबसे बेहतरीन रूप तक पहुंचने में मदद करते हैं और ये फैसला इस बात से नहीं होता कि उनके पास कितना पैसा या एजुकेशन है। जो ने कबीर की आंखों में देखते हुए एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा कि रिश्तों में दरार तब नहीं आती जब प्यार कम हो जाता है, बल्कि दरार तब आती है जब हम सामने वाले को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जब हमें लगता है कि ये रिश्ता तो अब पक्का है, ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, तो हम एफर्ट करना बंद कर देते हैं
और एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वक्त के साथ इंसान बदलता है। अगले 10 या 20 सालों में तुम वो कबीर नहीं रहोगे जो आज हो, और रिया या अमित भी वो नहीं रहेंगे। एक लंबे और गहरे रिश्ते को जिंदा रखने के लिए ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सामने वाला इंसान बदलेगा और हमें उसके उस नए रूप को भी अपनाना सीखना होगा। कबीर ने धीरे से कहा कि उसे लगता था कि जहां प्यार या अच्छी दोस्ती होती है वहां सब कुछ अपने आप ठीक रहता है। जो ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया कि प्यार तो सिर्फ वो हिस्सा है जो जिंदगी में खुशी और हंसी लाता है, लेकिन किसी भी लंबे रिश्ते की असली नींव प्यार नहीं बल्कि इज्जत और रिस्पेक्ट होती है। अगर इज्जत नहीं है तो वक्त के साथ बाकी सब कुछ बिखर जाएगा। अगर मन में रिस्पेक्ट है तो तुम अपने पार्टनर या दोस्त के बुरे बदलावों पर भी बेझिझक बात कर पाओगे और उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो जानेंगे कि तुम्हारी नीयत साफ है। कबीर को कल की बहस याद आई और उसे अपने शब्दों पर पछतावा होने लगा। जो ने बताया कि जब हम अकेले होने के डर से या खुद को फिक्स करने के लिए किसी रिश्ते से जुड़ते हैं तो वो एक बहुत ही तलत शुरुआत होती है। ऐसे रिश्ते हमें हील नहीं करते बल्कि एक अनहेल्दी कोडिपेंडेंस को जन्म देते हैं। और जहां तक लड़ाइयों का सवाल है तो ये मानकर चलना चाहिए कि डिजास्टर्स और डिसएग्रीमेंट्स तो आएंगे ही। हमें अपनी जिंदगी में कम परेशानियों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए बल्कि उन परेशानियों से निपटने के लिए बेहतर स्किल्स की उम्मीद करनी चाहिए। जो ने एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च का जिक्र करते हुए बताया कि जब लोग आपस में लड़ते हैं तो अक्सर वो 4 ऐसी भयानक गलतियां करते हैं जो किसी भी रिश्ते को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। पहली है सामने वाले के कैरेक्टर पर हमला करना, जैसे ये कहने के बजाय कि तुमने गलती की, ये कहना कि तुम तो हो ही बेवकूफ। दूसरी गलती है कॉन्टेम्प्ट यानी तिरस्कार, जहां हम सामने वाले को नीचा दिखाते हैं और उसे ये महसूस कराते हैं कि उसकी कोई कीमत नहीं है। तीसरी है डिफेंसिवनेस, जहां हम अपनी गलती मानने के बजाय बहाने बनाते हैं और सारा इल्जाम उसी पर डाल देते हैं। और चौथी गलती है स्टोन वॉलिंग, यानी जब बात सुलझाने का वक्त आए तो चुप होकर वहां से चले जाना या बात ही ना सुनना। कबीर की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कल रिया और अमित के साथ अनजाने में यही 4 गलतियां की थी। उसने अपने काम को सही ठहराने के लिए उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे, उन्हें नीचा दिखाया था, खुद को डिफेंड किया था और आखिर में स्टोन वॉल करते हुए वहां से भाग आया था। जो ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही नरमी से कहा कि किसी भी बहस में सबसे बड़ी बेवकूफी ये होती है कि हम हर कीमत पर खुद को सही साबित करना चाहते हैं। खुद को सही साबित करने की ये जिद सामने वाले इंसान को बहुत गहरी चोट पहुंचाती है और उसे ये महसूस कराती है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें ये तय करना होगा कि हमारा मकसद खुद को सही साबित करना है या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। रिश्ते कोई जीरो सम गेम नहीं होते जहां एक की जीत और दूसरे की हार हो। रिश्तों में कोई स्कोरबोर्ड नहीं होता कि आज मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। अगर कोई बहस या लड़ाई खत्म हो जाए तो उसे वही छोड़ देना चाहिए और पुरानी बातों के भूत को आज की लड़ाई में वापस नहीं लाना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान के बर्ताव को उसकी नीयत से अलग करके देखना चाहिए। अगर तुम्हारे दोस्त ने कुछ गलत कर भी दिया है तो ये भरोसा रखो कि उसकी नीयत तुम्हें चोट पहुंचाने की नहीं थी, वो भी उसी वक्त में अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। कबीर को अब साफ समझ आ गया था कि रिश्ते कंट्रोल करने या ट्रैक करने की चीज नहीं है। वापस कमरे में आकर उसने सबसे पहले उस पावर बाय डैशबोर्ड को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। उसने अपना फोन उठाया और रिया और अमित को एक लंबा, सच्चा और बिना किसी डिफेंसिवनेस वाला मैसेज टाइप किया। उसे नहीं पता था कि वो तुरंत माफ करेंगे या नहीं, लेकिन उसे ये पता था कि एक एरोस्पेस स्टूडेंट होने के नाते भले ही वो आसमान की ऊंचाइयां नाप ले, लेकिन जमीन पर उसे थामे रखने वाले ये सच्चे रिश्ते ही होंगे। कुछ वक्त गुजरने के बाद कबीर की जिंदगी में एक ठहराव और शांति आ गई थी। उसके दोस्तों के साथ उसके रिश्ते सुधर गए थे
और उसने अपनी पढ़ाई को अपनी एनर्जी के हिसाब से ढाल लिया था। लेकिन एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की जिंदगी में सुकून ज्यादा दिन कहाँ टिकता है। अब कबीर अपने फाइनल ईयर की तरफ बढ़ रहा था और उसके कंधों पर एसएल के प्रोजेक्ट्स और गेट की प्रेपरेशन का दोहरा बोझ था। लगातार 14 घंटे लैपटॉप के सामने बैठकर ऑटोकैड और क्यूफॉर्म पर काम करने की वजह से उसकी पीठ में हमेशा एक दर्द रहने लगा था। उसने खुद को फिट रखने के लिए इंटरनेट से कई तरह के मुश्किल डाइट प्लान्स डाउनलोड किए थे, लेकिन वो 2 दिन से ज्यादा किसी पर टिक नहीं पाता था। दूसरी तरफ एसएल की मीटिंग्स में जब वो बड़े बड़े स्टार्टअप्स और फंडिंग की बातें सुनता तो उसे अपने फ्यूचर की चिंता सताने लगती। उसे लगता कि अगर वो जल्दी अमीर नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी बेकार है। वो तयालों में एक ऐसी जिंदगी बुनने लगा था जहां उसके पास एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स कार हो, एक आलीशान घर हो और कोई फाइनेंशियल बोझ ना हो। इन्हीं सब उलझनों के बीच कबीर अपनी सेहत और अपने सुकून दोनों को दांव पर लगा रहा था। एक दिन कबीर कैंपस के ग्राउंड में अकेला बैठा अपनी पीठ को सहला रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकावट और बेचैनी थी। तभी जो वहां पहुंची। उसने कबीर के उखड़े हुए चेहरे को देखा और समझ गई कि ये थकावट सिर्फ पढ़ाई की नहीं है। जो ने उसके पास बैठते हुए बहुत ही नरमी से कहा कि हमारे पास जीने के लिए सिर्फ एक ही शरीर है और हमें इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। कबीर ने अपनी पीठ का दर्द बताते हुए कहा कि वो कई बार डाइट और एक्सरसाइज शुरू करता है पर हार मान लेता है। जो ने मुस्कुराते हुए समझाया कि सेहत का मतलब सिर्फ अपना वजन कम करना या जिम जाना नहीं है, बल्कि ये न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, सही वजन और स्पिरिचुअल बैलेंस का एक गहरा तालमेल है। उसने कबीर को बताया कि अक्सर लोग जल्दी पतला होने के लिए फैट डाइट्स अपनाते हैं। वो कुछ वक्त के लिए वजन तो कम कर लेते हैं, लेकिन फिर वापस मोटे हो जाते हैं और इस चक्कर में उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा गिर जाता है। कोई भी डाइट प्लान कितना भी साइंटिफिकली सही क्यों ना हो, असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हें वो करना चाहिए या नहीं, बल्कि असली बात यह है कि क्या तुम उस डाइट को जिंदगी भर फॉलो कर सकते हो। अगर कोई डाइट तुम्हारे लाइफस्टाइल, तुम्हारे बजट या तुम्हारे काम के तरीके से मेल नहीं खाती तो तुम उसे कभी लंबा नहीं खींच पाओगे। जो ने कबीर की आंखों में एक गहरा सूनापन देखा था। उसने कहा कि तुम अपने शरीर और दिमाग को तो खाना दे रहे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा सोल भूखा है। जब हमारी आत्मा उदास या निग्लेक्टेड होती है तो भले ही हम फिजिकली कितने भी फिट क्यों ना हो, हम जल्दी बीमार पड़ते हैं और थका हुआ महसूस करते हैं। अपने सोल को आजाद और खुश रखने के लिए हमें अपनी कोर वैल्यूज को जीना चाहिए, जैसे किसी बेजुबान जानवर को खाना खिलाना, अपने दोस्तों के लिए वक्त निकालना या सिर्फ अपने लिए कुछ पल चुराना। कबीर को याद आया कि पिछले कई महीनों से उसने सेस्ना साइमुलेटर पर सिर्फ इसलिए उड़ान नहीं भरी थी क्योंकि उसे लगता था कि ये वक्त की बर्बादी है। उसने अपने अंदर के उस लड़के को मार दिया था जो सिर्फ आसमान में उड़ने की खुशी के लिए फ्लाइट सिमुलेट करता था। बात करते करते कबीर ने अपनी दूसरी सबसे बड़ी परेशानी जाहिर की। उसने कहा कि वो बहुत पैसा कमाना चाहता है ताकि वो अपने सारे कर्ज और जिम्मेदारियां खत्म कर सके और शायद एक दिन किसी बड़े पूल पार्टी में अपनी लैम्बोर्गिनी खड़ी कर सके। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पैशन को फॉलो करे या कोई बोरिंग सी स्टेबल जॉब कर ले। जो ने बहुत ही गहरी सांस ली और कहा कि ज्यादातर लोग इसी कश्मकश में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। उसने बताया कि पैसे को लेकर दुनिया में 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। एक स्पेंडिंग माइंडसेट जहां लोग पैसा सिर्फ उड़ाने के लिए कमाते हैं, और दूसरा सेविंग माइंडसेट जहां लोग अपने पैसों को और पैसा बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जो ने उसे क्राफ्ट्समैन्स पाथ के बारे में बताया। उसने कहा कि ये जो आजकल पैशन ढूंढने का नया ट्रेंड चला है वो इंसान को बहुत जल्दी निराश कर देता है, क्योंकि कोई भी काम 100% मजेदार नहीं होता। अपना पैशन ढूंढने के बजाय इंसान को अपने काम में इतना बेहतरीन हो जाना चाहिए कि कोई उसे इग्नोर ना कर सके।
जब तुम किसी काम में सालों साल मेहनत करके रेयर स्किल्स और करियर कैपिटल बनाते हो, तो पैसा, इज्जत और पैशन अपने आप तुम्हारे पास चल कर आते हैं। पैसा अपने आप में ना बुरा है ना अच्छा। पैसा सिर्फ एक टूल है जिसे तुम अपनी पसंद के एक्सपीरियंसेस खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हो। कबीर बहुत ध्यान से सुन रहा था। जो ने आगे समझाया कि लोग अक्सर 4 तरह के फाइनेंशियल लूप्स में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। पहला है स्कैर्सिटी लूप, जहां इंसान हमेशा इस डर में जीता है कि कल पैसे खत्म हो जाएंगे। दूसरा है ईगो लूप, जहां लोग अपने काम में इंफीरियोरिटी महसूस करते हैं और उसे छुपाने के लिए महंगे स्टेटस सिंबल्स खरीदते हैं। तीसरा है स्ट्रेस लूप, जहां लोग अपने काम के भारी स्ट्रेस से बचने के लिए बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं। और चौथा है मिजरी लूप, जहां इंसान पैसा कमाने के लिए शारीरिक या मानसिक दर्द सहता है और फिर उस दर्द को भुलाने के लिए नशे या मराब आदतों पर पैसा उड़ाता है। जो ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि इन सब से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने पैसों को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम्हारी इनकम तुम्हारी इज्जत या तुम्हारी वैल्यू तय नहीं करती। जिंदगी में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक अच्छी स्टेबल जॉब करो और अपने सुकून के लिए अपने पैशन को जिंदा रखो, सिर्फ प्यार के लिए, पैसों के लिए नहीं। जब तुम पैसे कमाने के दबाव से आजाद होकर कुछ करते हो, तो तुम्हारे काम की क्वालिटी और तुम्हारी खुशी दोनों कई गुना बढ़ जाती है। कबीर को अब एक साफ रास्ता नजर आ रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपना करियर कैपिटल बनाना है, बिना इस बात से डरे कि वो रातों रात बिलियनर नहीं बन रहा। और साथ ही उसे अपने एक्सप्लेन साइमुलेटर की उन उड़ानों को भी जिंदा रखना है, सिर्फ अपनी रूह की खुशी के लिए। वक्त अपनी रफ्तार से बह रहा था और कबीर की जिंदगी में अब एक अजीब सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत सुकून आ गया था। उसके फाइनल एग्जाम्स अब बस कुछ ही हफ्तों की दूरी पर थे। उसने अपनी आदतों को पूरी तरह रिवायर कर लिया था। उसकी एनर्जी लेवल्स अब सॉर्टेड थी, दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत थे और फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर उसके मन का डर भी खत्म हो चुका था। लेकिन एक रविवार की सुबह जब कबीर के पास करने के लिए कोई भी टास्क नहीं था, कोई असाइनमेंट पेंडिंग नहीं था, तो उसे एक अजीब सी घुटन होने लगी। उसे लगने लगा कि अगर वो खाली बैठा है तो वो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और लिंक्डइन स्क्रॉल करने लगा। फिर एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की किताब उठाई और उसे जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश करने लगा। उसे लग रहा था कि हर एक मिनट, हर एक सेकंड कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होना ही चाहिए। खाली बैठना उसे एक गुनाह सा लग रहा था। अपनी इस उलझन से परेशान होकर वो कैंपस के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, जहां अक्सर उसे शांति मिला करती थी। वहां जो पहले से मौजूद थी, जो बहुत ही इत्मीनान से अपनी आंखें बंद किए बैठी थी, जैसे वो दुनिया के सारे शोर से दूर किसी गहरी शांति में हो। कबीर की आहट सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और उसकी बेचैनी को भांपते हुए मुस्कुराई। कबीर ने बिना किसी लागल पेट के पूछा कि आखिर वो खाली कैसे बैठ सकती है। क्या उसे ये डर नहीं लगता कि वो अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रही है? जो ने बहुत ही प्यार से कहा कि लोग अक्सर अपने फ्री टाइम को लेकर भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि वो इस वक्त में कितना कुछ कर सकते थे, पर सच्चाई यह है कि सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। ये तुम्हारी कड़ी मेहनत का एक इनाम है। उसने समझाया कि फ्री टाइम का मतलब वो वक्त नहीं है जिसमें तुम्हें कुछ करना ही पड़े, बल्कि ये वो वक्त है जिसमें तुम वो करते हो जो तुम सच में करना चाहते हो। अगर तुम उस वक्त में भी समाज की उम्मीदों या प्रोडक्टिविटी के बोझ तले कुछ कर रहे हो, तो वो असल में फ्री टाइम है ही नहीं, वो बस एक और मजबूरी है। तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि तुम्हें सच में क्या पसंद है, तुम किन चीजों को जानना चाहते हो, या फिर शायद तुम कुछ वक्त के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते, और ये भी बिल्कुल ठीक है। कबीर ने कहा कि जब वो कोई मूवी देखता है या गेम खेलता है तो उसे खुशी तो मिलती है, पर बाद में एक खालीपन सा लगता है। जो ने इसके जवाब में प्रोफेसर मिहाली CSC सेंट मिहाली की
एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च का जिक्र किया जिसे स्टेट ऑफ फ्लो कहा जाता है। उसने बताया कि इंसान सबसे ज्यादा खुशी और सुकून तब महसूस करता है जब वो किसी काम में इतना गहरा डूब जाता है कि उसे दुनिया की कोई और नबर नहीं रहती। अगर तुम्हारे पास स्किल कम है और चैलेंज भी कम है तो तुम्हें एपैथी या उदासी महसूस होगी। लेकिन अगर तुम्हारा स्किल कम है और चैलेंज बहुत बड़ा है, जैसे एक मोटा इंसान जो दौड़ना नहीं जानता और उसके पीछे एक बाघ पड़ जाए, तो उसे भयानक एंजाइटी होगी। पर जब तुम्हारे पास किसी काम की अच्छी स्किल होती है और चुनौती भी तुम्हारे स्तर की होती है, तब तुम उस फ्लो में बहने लगते हो जहां काम करना एक ध्यान बन जाता है। कबीर को तुरंत अपना एक्सप्लेन साइमुलेटर याद आ गया। जब वो सेस्ना उड़ाता था, हवा के रुख को समझता था और परफेक्ट लैंडिंग करता था, तो उसे वक्त का कोई अंदाजा नहीं रहता था। जो ने कहा कि अपनी जिंदगी में कोई ऐसा हॉबी ढूंढो और उसे इतने ऊंचे स्किल लेवल तक ले जाओ कि वो तुम्हें उस फ्लो का अनुभव दे सके। जो ने अपनी बात को थोड़ा और गहरा करते हुए कहा कि हमारा फ्री टाइम सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होना चाहिए। कभी कभी सबसे गहरी खुशी दूसरों को कुछ देने से मिलती है। उसने कहा कि बिल गेट्स या वॉरेन बफे जैसे लोग अपनी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया की भलाई के लिए दे देते हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए तुम्हें करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान, किसी को दिया गया अपना थोड़ा सा वक्त या एक छोटा सा नेक काम भी किसी की जिंदगी में जादू कर सकता है। जो ने अपना एक निजी किस्सा सुनाया। उसने बताया कि एक बार वो एक कैफे में बैठी बहुत गहराई से अपना काम कर रही थी। तभी एक मूक बधिर इंसान उसके पास आया जो $1.5 में एक छोटा सा कछुए का खिलौना बेच रहा था। जो को याद आया कि उसे अपनी कॉफी से ठीक $1.5 वापस मिले थे, तो उसने वो पैसे उस इंसान को दे दिए। उस इंसान के पास शुक्रिया कहने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों और होठों पर जो कृतज्ञता थी, उसने जो के दिल को छू लिया। पास बैठे 2 और लोग ये देखकर इतने भावुक हुए कि उन्होंने भी तय किया कि वह भी उस दिन कोई अच्छा काम करेंगे। जो ने कबीर से कहा कि वो उस छोटे से कछुए को अपने खरीदे गए किसी भी महंगे गैजेट से ज्यादा संभाल कर रखती है, क्योंकि उसमें एक सच्ची खुशी और सुकून बसा है। कबीर की आंखों में अब एक अजीब सी नमी और चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां हर वक्त दौड़ना जरूरी है। कभी कभी रुकना, सांस लेना और सिर्फ अपने होने का जश्न मनाना ही सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी है। जो ने आखिर में कहा कि तुम्हारे बनाए हुए बहुत से गोल्स शायद तुम पूरे ना कर पाओ, और वो बिल्कुल ठीक है। तुम कोई लूजर नहीं हो। असली बात यह नहीं है कि तुम अपने गोल्स को हासिल करके क्या पाते हो, बल्कि असली बात यह है कि उस सफर में तुम क्या बन जाते हो। कबीर ने जो को एक हल्की सी मुस्कान के साथ विदा किया। वो वापस अपने कमरे में आया। उसने अपनी किताबें बंद की, अपना लैपटॉप खोला और अपना फ्लाइट साइमुलेटर ऑन कर लिया। आज उसके पास पहुंचने के लिए कोई मंजिल नहीं थी, कोई टारगेट नहीं था। आज वो सिर्फ उड़ने के लिए उड़ान भर रहा था। उसके अंदर की वो पुरानी बेचैनी अब पूरी तरह एक शांत और ठहरे हुए समंदर में बदल चुकी थी, जहां सिर्फ खुशी थी, सुकून था और एक मुकम्मल आजादी थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कबीर की इस कहानी ने आपके अंदर भी एक ठहराव, एक नई आजादी और एक सुकून भरी खामोशी को जगाया होगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस कभी कभी ठहर कर इसे महसूस करने की जरूरत होती है। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए